नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं टीवी एंकर की गिरफ्तारी की खबर के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक गलत खबर चलाए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस जी न्यूज के एंकर को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद उनके घर पर पहुंची थी, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा, क्योंकि यहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कस्टडी से खींचकर गाजियाबाद पुलिस आरोपी को ले गई और नोएडा पुलिस ने अपने एक मामले में उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद रिहा भी कर दिया गया जमानत पर। देखिए पूरी खबर। अरे यहाँ ड्रामा हो जाए, आप लोग एक वर्दी में भी है, ये बताइए तो आप बार-बार सीआरपी कर रहे हैं, एक भी वर्दी में है, इसके बाद बताइए आईडी कार्ड है अपनी, आईडी कार्ड फर्जी होते हैं। ये हाई वोल्टेज ड्रामा जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के गाजियाबाद के घर पर चल रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस है तो दूसरी ओर गाजियाबाद पुलिस। छत्तीसगढ़ पुलिस कोर्ट का वारंट लेकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए मंगलवार सुबह 6 बजे आई थी, लेकिन रोहित वॉशरूम के बहाने अंदर गए और उन्होंने गाजियाबाद पुलिस और यूपी सरकार से ट्वीट कर मदद मांगी। फिर क्या था, गाजियाबाद पुलिस आई और जबरन छत्तीसगढ़ पुलिस की कस्टडी से रोहित रंजन को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी वारंट के पालन में हम सभी लोग एक टीम के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। सुबह 6 बजे हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो उनके द्वारा जो है हमें कोऑपरेट ना करते हुए गार्ड वार्ड और अन्य लोगों के द्वारा पुलिस को बुला लिया गया। वहाँ की लोकल पुलिस को, इंदिरापुरम पुलिस पड़ती है, कनीवली चौकी है, वहाँ के पुलिस को बुला दिया गया और अपने को ले जाने नहीं दिया गया। हमने उनको अपना आईडी कार्ड दिखाया, अपना गिरफ्तारी वारंट भी उनको दिखाया, किंतु वो इसी बात पर रीड थे कि आपने पुलिस थाने को इंटीमेट नहीं किया। ये करके उन्होंने अपने को टालते रहे और एनी हाउ अपने फोर्स में इकट्ठा किए। वहाँ के लोग बाग जो थे उनको भी इकट्ठा किया, लोकल मीडिया को भी इकट्ठा किया और हमको जाने से रोकने लगे। और हमारी कस्टडी में जो रोहित जो थे हमारे वारंटी, उनको हमको न देकर वो उनको कहीं और ले गए। छत्तीसगढ़ में जो भिवानी के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने रायपुर के सिविल लाइंस थाने में शिकायत करके जी न्यूज़ के जो एंकर हैं रोहित और उनके जो मालिक हैं उनके ऊपर शिकायत की और ये कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जिससे जो सामाजिक सौहार्द है वो देश का बिगड़ा, तनाव पैदा हुआ। तो इसी के चलते उन्होंने तकरीबन दर्जन भर जो मामले हैं वो रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुए और इसके बाद में 4 तारीख को ये मामले उनके ऊपर में दर्ज हुए और फिर जो है वो जो पुलिस है छत्तीसगढ़ की, वो रोहित रंजन को इसी सोसाइटी में जो अंदर उनका फ्लैट है वहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इंदिरापुरम थाने में और एसएसपी गाजियाबाद को इसकी शिकायत भी की, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि रोहित को नोएडा पुलिस को सौंप दिया गया है। नोएडा पुलिस को जी न्यूज़ की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें कहा कि नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा, जो उनके यहाँ सीनियर प्रोड्यूसर और ट्रेनी प्रोड्यूसर हैं, वो गलत खबर चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर नोएडा पुलिस ने मंगलवार सुबह 8 बजे दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसी केस में नोएडा पुलिस ने आनन फानन में रोहित से पूछताछ शुरू कर दी और छत्तीसगढ़ पुलिस खाली हाथ घूमती रही। नोएडा पुलिस अब एक दूसरे केस में उससे पूछताछ कर रही है, ये जानकारी है आपको? जी नहीं, ऐसी जानकारी तो अपने को प्राप्त नहीं हुई है, बट उन्होंने थाने आने पर हमको पता चला कि उन्होंने नोएडा पुलिस ने एक जीडी एंट्री की है और मतलब जनरल डायरी में एंट्री की है और उनको पूछताछ के लिए ले गए हैं। कोई अपराध क्रमांक का मेंशन नहीं है, कोई भी मतलब धारा वारा मेंशन नहीं है और हमारी लीगल कस्टडी से लेकर चले गए हैं, ये भी हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल राहुल गांधी को लेकर जी न्यूज़ पर एक गलत खबर दिखाई गई थी, जिसमें उदयपुर की घटना को वायनाड से जोड़ा गया था। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने जी न्यूज़ के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इसी को लेकर रायपुर में एंकर रोहित रंजन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। रोहित ने खबर को लेकर चैनल पर माफी मांगी थी। कोर्ट का वारंट लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस के पहुंचने के बाद नोएडा पुलिस ने जी न्यूज़ के मामले में केस भी दर्ज कर लिया और उसको एंकर रोहित रंजन से पूछताछ की याद भी आ गई। दावा किया जा रहा है कि जो भी किया गया वो कानून के दायरे में किया गया। सवाल ये है कि क्या सबका अपना अपना कानून है? नोएडा से कैमरामैन
राकेश सिंह और अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और कनाडा में एक डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। ये जो पोस्टर है वो देवी काली का है, जिसमें उन्हें सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। मामला इतना तूल पकड़ा कि दिल्ली में फिल्म मेकर के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। विवाद इसी पोस्टर को लेकर खड़ा हुआ है। कनाडा में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के इस पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते और LGBT का झंडा उठाए देखा जा सकता है। वहां पर हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई। कनाडा में भारत के हाई कमीशन ने बयान जारी कर कहा है कि हमें हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं से शिकायत मिली है कि एक फिल्म जिसके पोस्टर पर हिंदू देवताओं का निरादरपूर्ण चित्रण है, वो टोरंटो के आगा खान म्यूजियम के अंडर द टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हमने प्रबंधकों को इस आपत्ति से अवगत कराया है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ हिंदू ग्रुपों ने इस पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों से संपर्क किया है। हम कनाडा के अधिकारियों और कार्यक्रम के प्रबंधकों से गुजारिश करते हैं कि फौरन ये आपत्तिजनक सामग्री हटा ली जाए। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली भारतीय फिल्म मेकर लीना मणिमिकलाई की गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर तो है ही, अब उनके खिलाफ दिल्ली में एक FIR भी हो गई है। एक शिकायत भी मिली है जिसकी जांच हो रही है। उसके ऊपर एक FIR कर दी गई है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। 153A एंड 295A IPC इंडियन पीनल कोड के तहत FIR की गई है। ये पहला केस नहीं है जहां पर हमने अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स या देश के बाहर इन्वेस्टिगेशन करना हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इस बीच विवाद के बाद दिए कई बयानों में लीना ने कहा है कि वो बिना डरे आवाज उठाती रहेंगी। काली उनके लिए शक्ति, स्वतंत्रता और सच का प्रतीक हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां एक होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की फोटो वाले एक रद्दी पेपर में नॉनवेज लपेट कर दिया, जिससे हिंदू संगठन का गुस्सा भड़का। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया था कि पुलिस को सूचना मिली है कि रेस्टोरेंट का मालिक देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर में मीट बेच रहा है। पुलिस के मुताबिक जब 2 पुलिसकर्मी आरोपों की जांच करने पहुंचे तो उन पर तालिब ने चाकुओं से हमला कर दिया। कल एक सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद वहाँ पे अवैध जो सामग्री थी और वहाँ पे मौके पे जो कुछ अवैध सामान था वो अपने कब्जे में ले गया। कब्जे में लेने के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अभियुक्त तालिब गिरफ्तार करके उचित धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। जो भी ये मामला, वहीं होटल मालिक के बेटे का कहना है कि वो अखबार रद्दी की दुकान से खरीद कर लाए थे और उन्होंने चिकन पैक करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि अखबार में देवी दुर्गा की तस्वीर छपी है। जो अखबार वाले दे देते हैं उनको बेचने के लिए मार्केट में वो रद्दी थी। कहाँ से खरीदी गई थी? मार्केट से लेकर आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या मार्केट से लाने के बाद में उसको जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से यूज़ कर रहे थे और उसमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें मूर्ति का फोटो कब आया कब नहीं। अगर इस चीज़ तरीका का कोई ध्यान दिया जाता तो हम उस चीज़ को क्यों लगाते और हम किसी के भी धर्म के मामले में क्यों बोलते। तालिब हुसैन पर IPC की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का उद्देश्य, 307 हत्या के प्रयास की तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला उजागर किया एक हिंदूवादी संगठन ने। उसके बाद जब पुलिस वाले गए तो पुलिस का ऐसा आरोप है कि उन पर तालिब ने हमला कर दिया, तो उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। माहौल देश में ख़राब है और ऐसे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात या कृत्य ना करें जिससे समाज में जो खाई पटनी चाहिए वो खाई और बढ़ जाए। संभल में सहयोगी अनवर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब आइए रुख करते हैं महाराष्ट्र के अमरावती का, जहां केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ रही है। और इस जांच के 20 सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। पता चल रहा है कि 20 जून को ही उमेश कोल्हे की हत्या की पहली कोशिश हुई थी। साथ ही पता चला है कि उमेश कोल्हे ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे,
ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के सदस्य थे। उमेश कोल्हे ने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। एक मुस्लिम सदस्य ने दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे फॉरवर्ड किया। कलीम इब्राहिम नाम के ग्रुप पर यह पोस्ट डाला गया। इस पोस्ट से कलीम इब्राहिम ग्रुप के सदस्य नाराज बताए जा रहे थे। और कर्नाटक पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में एडीजी की गिरफ्तारी की है। अब तक इस मामले में 70 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमृतपाल कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। उन्हें अब गिरफ्तारी के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। मामला सब इंस्पेक्टर्स की बहाली में धांधली का है। तकरीबन 550 सब इंस्पेक्टर्स की बहाली के लिए अक्टूबर 2021 में प्रक्रिया शुरू हुई। परीक्षा का नतीजा आने पर उत्तर पुस्तिका का एक शॉट बाहर आया, जिसमें एक परीक्षार्थी ने 100 में से सिर्फ 21 सवालों का जवाब दिया था, लेकिन उसका चयन हुआ। इसके बाद हंगामा खड़ा हुआ तो जांच शुरू हुई और जो गिरफ्तारियां हुई उनमें बीजेपी की एक महिला मोर्चा की नेता समेत 40 सफल उम्मीदवार भी शामिल हैं। आरोप लग रहे हैं कि 70 लाख रुपए उम्मीदवारों से लिए गए और गिरफ्तार एडीजीपी उस वक्त रिक्रूटमेंट सेल के प्रमुख थे। सभी कार्रवाई कानून संगत है। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। जांच अधिकारी है, वो स्वतंत्र है कि वो कानून के हिसाब से कार्रवाई करे। अच्छी बात यह है कि कर्नाटक में कानून का राज चल रहा है, ये साफ हो रहा है। लाचार बेबस ईमानदार उम्मीदवारों ने मोर्चा खोल दिया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया। अब एडीजीपी की गिरफ्तारी के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस गृह मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ इस मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रही है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बगैर सरकार के इतना बड़ा स्कैम इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता। आधे घंटे के अंदर एडीजीपी को अस्पताल क्यों भेजा गया बिना उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हुए, ये सब जांच का विषय है। half an hour, how can the ADGP who has been arrested sent to be the hospital? एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के एक दूसरे मामले में एक आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी। इससे पहले बसवराज बोम्मई सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के ईश्वरप्पा को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। यहां विधानसभा चुनावों में 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में विपक्ष अब भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने में जुट गया है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई महाराष्ट्र में आज बारिश आफत बनकर बरसी। सड़कें, सबवे स्टेशन पानी पानी नजर आए। भूस्खलन की तस्वीरें दिखी। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। 5 दिनों का अलर्ट जारी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश आफत बनी। बस, ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा तो सायन, किंग सर्कल, चेंबूर, कुर्ला नेहरू नगर, एंटॉप हिल जैसे इलाके जो अक्सर बारिश से बेहाल होते हैं, इस बार भी तस्वीरें वैसी ही दिखी। पानी भर गया, कितना तकलीफ होता है, बुढ़ा आदमी कैसा काम पर जाएगा। हाँ, तो आप लोग का कुछ इलाज करो। आने जाने में तकलीफ होती, पानी भर जाते हैं, डूबना तक भाजी है और उस सब मार्केट करने में तकलीफ होते रहते हैं। मुंबई में सोमवार से लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे में 124 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। प्रशासन ने नजर रखी हुई है पूरी स्थिति पर और कई जगह एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीमों से मदद भी ली जा रही है। तो कोशिश यही है कि भारी बारिश जो हो रही है उससे किसी की जान न जाए, कोई आपदा न आए और किसी आपदा की स्थिति में लोगों को तुरंत बचा लिया जाए। इसके लिए प्रशासन फिलहाल सतर्क दिखाई पड़ रहा है। अमरावती, सिंधु दुर्ग में बाढ़ जैसे हालात दिखे। मुंबई से नजदीक ठाणे और नवी मुंबई के कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। घाटकोपर में भारी बारिश के बीच भूस्खलन की घटना सामने आई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले के चिपलून में भी भूस्खलन की घटना घटी। मुंबई में भारी बारिश का असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर भी आपको नजर आएगा। ये मुंबई का चेंबूर इलाके में स्थित ये पोस्टल कॉलोनी इलाका है। सामने की तरफ आप देखिए, ये इमारत जो है वो निचले इलाके में मौजूद। हर बार की यही हालात होते हैं। हर बार कई दावे किए जाते हैं कि चीज़ें सुधरेंगी,
लेकिन वो वैसा फिलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोग भी इसी तरह से चलने को जाने को मजबूर हैं और गाड़ियां यहाँ पर से नहीं जा रही हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो भारी बारिश और उसका असर निचले इलाकों में साफ तौर पर देखने मिल रहा है। करीब 5 दिन अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी है। अगले 5 दिन पूरा महाराष्ट्र स्टेट में अच्छा बारिश रहेगा, वाइड स्प्रेड रेनफॉल रहेगा एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि खास करके कोंकण एरिया में एंड घाट एरियाज ऑफ महाराष्ट्र में स्कैटर्ड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रहेगा एंड आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल रहेगा। मुंबई में ऐसे तो अगले 5 दिन इंक्लूडिंग टुडे हमने ऑरेंज अलर्ट में रखा हुआ है। मुंबई के लिए डे 1, डे 3 एंड डे 4 को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई हैं। इनमें से एक टीम नागपुर, चिपलून और महाड में तैनात है, जबकि बाकी 5 टीमें मुंबई में। मंगलवार दोपहर तक कोल्हापुर के लिए भी एनडीआरएफ की टीम रवाना की गई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बारिश के हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कृषि क्षेत्र में इस वक्त जो बेरोजगारी नजर आ रही है वो कोई नई बात नहीं है। सामाजिक और कृषि विकास से जुड़े कुछ जानकार ऐसा क्यों मान रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर फिर बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी पर अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि देश में मई 2022 में बेरोजगारी दर 7.12% थी, जो जून 2022 में बढ़कर 7.80% पहुंच गई। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर मई 2022 के 6.62% से बढ़कर जून 2022 में 8.03% तक पहुंच गई। हालांकि इस दौरान शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर मई 2022 के 8.21% से घटकर जून 2022 में 7.30% रह गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश व्यास के मुताबिक मई 2022 के मुकाबले जून 2022 में रोजगार के अवसर करीब 1.30 करोड़ तक घट गए। अप्रैल और मई महीने में रोजगार के नए अवसर में करीब 80 लाख की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जून में इस बड़ी गिरावट की वजह से देश में रोजगार का संकट एक बार फिर बड़ा हो गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आकलन है कि पिछले 12 महीने में यानी जुलाई 2021 के बाद रोजगार के नए अवसर जून में सबसे कम पैदा हुए। काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और अर्थशास्त्री नित्यानंद कहते हैं, जून में ग्रामीण भारत में रोजगार में गिरावट सीजनल कारणों से है, लेकिन जून 2019 के मुकाबले जून 2022 में बेरोजगारी दर ज्यादा है, जो दिखाती है कि कोरोना का असर अब भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जारी है। एग्रीकल्चर जो है उसमें एक सीजनलिटी एलिमेंट है, वो एक्टिविटीज है या एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट उसमें घटते बढ़ते रहना है, एग्रीकल्चर की नेचर है ये। अभी हमारी खरीफ सीजन जो है शुरू हो रहा है बरसात के मानसून के साथ साथ, तो अभी आपको थोड़ा देखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आप 2019 का जून में चले जाएंगे तो सीजनलिटी तो मिलेगा आपको, फिर भी अभी जो जून का अनएम्प्लॉयमेंट है उसके मामले में 19 का जून का जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो और भी कम था। मतलब हम जो कोरोना का जो इम्पैक्ट है उससे पूरा बाहर तो आ नहीं पाए। इन आंकड़ों को देखकर ये जाहिर है कि रोजगार का संकट गहरा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। भारी बरसात की वजह से पूरे दिन रुकी रही अमरनाथ यात्रा। तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और प्राइवेट अस्पतालों में आपके इलाज का खर्चा बढ़ने वाला है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने अस्पताल की सेवाओं को जीएसटी दायरे में लाने की सिफारिश की है। इसका कई एसोसिएशंस ने विरोध जताया है और वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है। अस्पताल में 5,000 रुपए से ऊपर के रोजाना के कमरे पर अस्पतालों को 5% टैक्स देना पड़ेगा और इसकी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ेगी। तो विरोध शुरू हो गया है। ये हॉस्पिटल्स के लिए और पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स अपनी हर इनपुट
दवाइयों पे, कंज्यूमेबल्स पे, इक्विपमेंट पे जीएसटी देते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट वो हमारी अब्जॉर्ब होती है। लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्टेड हैं, तो हम उसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। और अब इस 5,000 रुपए के ऊपर भी जो टैक्स आएगा, उसके ऊपर भी हमको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर अस्पताल ये कॉस्ट जो है पेशेंट को पास ऑन करेगा। फिक्की के अलावा हॉस्पिटल एसोसिएशन वर्किंग ग्रुप के तहत आने वाले एसोचैम, IMA, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नैट हेल्थ जैसे संगठनों ने पीएम नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया से इसे वापस लेने की मांग की है। ये 5% ड्यूटी लगाने का मतलब है कि इसका भार सारा जनता के ऊपर, पेशेंट के ऊपर जाएगा। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं पर से अगर देखा जाए वो एग्जेम्प्टेड होती हैं जीएसटी से। तो जो रूम है वो भी उसका पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मरीज वहां पे रिक्रिएशन के लिए या आराम करने के लिए आता है, वो एक हेल्थ सर्विसेज का पार्ट है। इसलिए हम इसको आग्रह किया है हमने फाइनेंस मिनिस्टर से और हेल्थ मिनिस्टर से कि इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया जाए। आईसीयू जीएसटी के दायरे से बाहर है, पर आईसीयू से छुट्टी के बाद मरीजों को जिस हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखा जाता है वो जीएसटी के दायरे में आएगी या नहीं, इस पे स्पष्टता जरूरी है। हालांकि निजी अस्पतालों के लगातार व्यावसायिक होने की शिकायतें बढ़ी है, इसलिए 5,000 के ऊपर 5% टैक्स की बात करने वाले अस्पतालों को ये भी सोचना होगा कि कहीं वो बहुत सारी सेवाएं बहुत महंगी तो नहीं दे रहे। पर यह भी सच है कि ये महंगाई की मार है और मरीजों पर भार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। 2 साल के ब्रेक के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन भारी बरसात की वजह से आज पूरे दिन ये रुकी रही। हालांकि श्रद्धालु खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पहलगाम से शरद शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद ये बरसात की पहली तस्वीर है। सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार दोपहर तक अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पहलगाम और बालटाल पर खूब बरसात हुई। नतीजा ये कि पूरे दिन के लिए अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। 2 साल के ब्रेक के बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में इस एक दिन के ब्रेक को श्रद्धालुओं ने सकारात्मक रूप से लिया और मंगलवार को कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लिया। वातावरण अच्छा नहीं है ऊपर, इसलिए रुकवा दी गई है। हाँ। इसलिए कल वातावरण अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो ये लोग अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई कल से चालू हो जाएगा यात्रा। इंडिया में रहने वाला ने कश्मीर नहीं देखा ने तो कुछ भी नहीं देखा। आज यात्रा नहीं हुई तो पूरा कश्मीर आनंद से मैं देख रहा हूँ। एक बार दिखा दीजिए जो आप आज का दिन जो है अब यात्रा नहीं हो रही है तो खरीदारी में यहाँ अखरोट की खेती काफी होती है तो ले लिया है। हाँ। बारिश की वजह से और अहमदाबाद से भी थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है। अहमदाबाद से अखरोट गिरी सस्ती मिल रही है। सस्ती और एंजॉय करने को मजा आती है। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, जम्मू, हरियाणा आदि के लोगों ने लंगर की व्यवस्था की है। जैसे यहाँ पर जो है हाँ कड़ी चावल मिल रहा है, कॉफी है। अरे कॉफी की भी? हाँ जी कॉफी का भी है, खीर का भी खत्म हुआ है। अच्छा तो किस टाइम से किस टाइम तक चलाते हैं? ये चलता रहेगा जब तक यात्रा है। 24 घंटे भी चलेगा। चल रहा है। ठीक है चलिए। तो और कब से आप ये लंगर चला रहे हैं? 41 ईयर्स हो गए हैं। ये गुजराती है सारा पूरा गुजराती। क्या क्या है जी गुजराती में? ये सब्जी है, ये गोभी पत्ते की सब्जी है। अच्छा। ये दाल है तीखी मीठी। अच्छा। एक गुजराती एक पंजाबी। स्पेशल मीठी दाल। मेन्यू में क्या क्या है जी? चावल है जी, अभी राजमा से रात का जो हमने आफ्टरनून का बनाया था, लंच बनाया था, वो अब तक वो भी सारा लग चुका है। इतना रश है मतलब। समय बिताने के लिए और कुछ एडवेंचर करने के लिए कुछ लोग दोपहर में लिद्दर नदी में नहाते नजर आए। हालांकि बरसात के चलते नदी का बहाव बहुत तेज था। कुछ को खतरे का अंदाजा था तो कुछ नजरअंदाज करते नजर आए। नहाए हो आप इसमें? अरे बहाव बहुत तेज है, आपको डर नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ हो जाएगी? नहीं सर, पत्थर है जी। बड़ा शंकर की कृपा है। अरे कोई बात थोड़ी है, उसमें तेज बहाव में घुस जाओ और कह दो भगवान बचा लेंगे। डर नहीं लग रहा है इसमें बहाव इतना तेज है? नहीं डर नहीं लग रहा। अरे बताइए सर, डर नहीं लग रहा। मजा आ रहा है नहाने के लिए।
साल 2019 में धारा 370 के चलते अमरनाथ यात्रा समय से पहले रोक दी गई। इसके बाद 2020 और 2021 2 साल का कोरोना के चलते ब्रेक लग गया। इस वजह से इस बार श्रद्धालुओं में बहुत जोश है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सलाह यह है कि जोश के साथ साथ संयम भी बनाए रखें, क्योंकि जोश और होश के संगम से ही ये अमरनाथ यात्रा संपूर्ण होती है। पहलगाम से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।